नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि एग्जामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस प्रकार की क्यूज का वीडियो हमारे इस चैनल पे प्रत्येक संडे को अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे एसपीडी और लुसेंट से टॉपिक बैच प्रश्नों को टाइप करके वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल का टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस दिन भी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम होती है, एनालिसिस की क्लास भी जरूर अटेंड करें। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों, ऑप्शन है डाफला, गोंड, भोटिया, भूटिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डाफला जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। अब बात करें दोस्तों, गोंड समुदाय के लोग जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा जनजातीय समुदाय वाला राज्य है जहां पर सबसे अधिक जो है इनकी बहुलता पाई जाती है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो सबसे अधिक जो है जनजातीय समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में। भोटिया जनजाति जो है ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। यह एक प्रकार का नोमैडिक जनजाति है, घुमक्कर जनजाति है। भूटिया जनजाति जो है दोस्तों ये सिक्किम में पाई जाती है। वहीं सिक्किम में और पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियों में से लेचपा खासी प्रमुख है। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन से ये क्वेश्चन तो अब तक नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है कि किसके काल में हुआ था और कितने ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि पार्टिकुलर किस दिन घोषित किया गया था तो आपका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। दोस्तों, बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा निरस्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसके बीच की बुनियादी संरचना और कार्यात्मक इकाई है? दोस्तों, कल के आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में ये पूछा गया था, प्रश्न 5 तारीख का जो पूछा गया था कि ये नेफ्रॉन जो है किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो यहाँ पे ऑप्शनों में देखते हैं तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। किडनी का यानी वृक्क का जो है नेफ्रॉन क्रियात्मक इकाई है। यहीं पर तंत्रिका तंत्र की जो है क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, ओनली लीवर ग्रंथि पूछे तो लीवर आंसर होगा। वहीं पे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अबटू ग्रंथि हो जाएगा। अबटू ग्रंथि जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वहीं अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ग्रंथि पूछे तो आपका राइट आंसर यकृत होगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें, मिश्रित ग्रंथि के कहने का मतलब है दोस्तों कि जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करता हो, तो ऐसा अग्नाशय है कि ये दोनों प्रकार के काम निभाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि के भी काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय से ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। और इसके कमी से जो है चीनी रोग, जिसे मधुमेह कहते हैं, तो ये हो जाता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय चिकित्सा को सर्जरी चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है? दोस्तों, किस भारतीय चिकित्सक को सर्जरी चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुश्रुत को जो है प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों, चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है कॉमन रूप से? तो ये हिप्पोक्रेटस को। हेमोपैथी के जनक कौन है? तो हेनीमैन। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो ये किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड। कब? 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है?
दोस्तों स्वप्नों यानी सपना का अध्ययन, तो ये विज्ञान के ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डी का अध्ययन किया जाता है इसमें। कैलोलॉजी सौंदर्य विज्ञान से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑफियोलॉजी सर्पों से यानी स्नेक से संबंधित अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 फरवरी याद रखने में भी इजी है, क्योंकि 14 फरवरी सबको मालूम है 14 फरवरी को कौन से डे आती है। और ये रेडियो दिवस कब से मनाया जाता है? तो सन 2011 ईस्वी से मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों, ऑप्शन में है 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वहीं पे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, शॉर्ट में WEF कहते हैं, तो इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में। कहाँ? स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये प्रथा लिया गया है USA के संविधान से। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो है रखा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग? महाभियोग होती है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो ये रखा गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में। दोस्तों बता दें, संविधान के आर्टिकल 52 से 61 जो है राष्ट्रपति से सीधे कनेक्ट है, यानी सीधे सीधे राष्ट्रपति को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ये आर्टिकल 52 से 61। तो यहाँ पे 61 में है जो है महाभियोग से संबंधित है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति से बहुत सारे अनुच्छेद है जो उनको अलग अलग प्रकार के अधिकार देते हैं। जैसे आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार देता है। जैसे वर्तमान समय में जो ये लेडी शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है, हालांकि अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया है, तो क्षमा यदि कर सकता है तो ओनली भारत के राष्ट्रपति, और वो किस आर्टिकल के तहत जो है इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है उन्हें? तो अनुच्छेद 72 के तहत। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार ऐसा होगा कि भारत में किसी लेडी को फांसी दिया जाएगा। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 85 की, तो अनुच्छेद 85 में यह दर्शाया गया है कि लोकसभा को किसी विशेष परिस्थिति में कार्यकाल में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं? दोस्तों ब्लू विट्रियोल कहते हैं कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फेरस सल्फेट को कहते हैं ग्रीन विट्रियोल, वहीं सफेद विट्रियोल कहते हैं जिंक सल्फेट को, सफेद विट्रियोल, और आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है कि आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जो है आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल हो गया आपका फेरस सल्फेट, वहीं जिंक सल्फेट को सफेद विट्रियोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है, जो सभी प्रकार के बैटरी में, यानी जो भी द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है, जो उसमें भरा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही भरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है? ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ग्लूकोज से बना है, तो इसकी भंडारण मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो दोस्तों इसकी भंडारण जो है मानव शरीर के यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लीवर में जो है इसकी भंडारण होती है, किसकी? जो है ग्लाइकोजन की, और वसा भी संचित रहती है थोड़ी मात्रा में। बात करें दोस्तों पित्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पित्त की उत्पत्ति भी मानव शरीर में यकृत से ही होती है, जो पित्ताशय में जाके जमा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रमुख नृत्य रागनी है? किस भारतीय राज्य की प्रमुख नृत्य रागनी है? ऑप्शन में है असम, केरला, हरियाणा, मणिपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा का प्रमुख नृत्य है रागनी। अब देखते हैं रागनी और साथ ही साथ हरियाणा का घुमरा भी एक प्रकार का प्रमुख नृत्य है। घुमरा दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, घूमर राजस्थान का है, घुमरा हरियाणा का है। वहीं बिहू जो है असम से संबंधित है, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ से है,
कजरी रासलीला उत्तर प्रदेश से है, जो है 5 मार्च को शिफ्ट 2 दिवसीय शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कजरी। सामा चकेवा, जट जटिन, झिझिया बिहार के प्रमुख जो है लोक नृत्य की प्रकार हैं। अगला एक प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेविस फेरेर, इनमें से कोई नहीं, यानी नोट। दोस्तों इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रोजर फेडरर किस देश से हैं, तो ये स्विट्जरलैंड से हैं। राफेल नडाल किस देश के हैं, तो ये स्पेन के हैं। डेविड फेरर भी स्पेन के हैं, और ये तीनों ही टेनिस के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। हालांकि डेविड फेरर जो है अब संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको जो टेनिस के खिलाड़ी नहीं है उन्हें पहचानना था। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय स्थल यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, और ये कौन से स्थान है इनमें से जो इसके लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, कन्हेरी की गुफा। दोस्तों कन्हेरी की गुफा जो है यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। बाद बाकी अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों ही यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं, और ये चारों ही गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महान भौतिक विज्ञानी तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, तो उसे कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जेम्स चैडविक को जो है 1935 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करें न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कण पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होती है, तो माइनस चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन पे कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं। वर्तमान समय में नोबेल कुल कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं, तो वर्तमान समय में नोबेल कुल 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था तो सर्वप्रथम 5 क्षेत्र में, बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया 1969 में, तो अब जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामान्य स्थिति में मानव का रक्तचाप क्या है। दोस्तों सामान्य स्थिति में मानव का रक्तचाप होना चाहिए 80/120, 80/120। दोस्तों अगर 120/80 आप कर देंगे फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर है वो न्यूनतम सीमा है और अपर सीमा है 120। दोस्तों बात करें रक्तचाप को जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन का संबंध किस प्रभाव से है। ध्वनि की आवृत्ति में जो परिवर्तन हो जाते हैं तो किस प्रभाव के कारण होते हैं। ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, चंद्रशेखर प्रभाव, पास्कल प्रभाव। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के कारण जो है ध्वनि की आभासी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाती है। जैसे रेलगाड़ी की सीटी वगैरह, जो जो रेलगाड़ी आपकी नजदीक आती है उसकी सीटी उतनी ही तीक्ष्ण होती जाती है। ये भी डॉपलर प्रभाव पे ही आधारित व्यवस्था है। अब बात करें दोस्तों रमन प्रभाव किस चीज से संबंधित है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। और रमन साहब को, सीवी रमन को, जो भारतीय यही हैं, उनको जो है 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी कृत के लिए। अगला है चंद्रशेखर प्रभाव, चंद्रशेखर सीमा से संबंधित है और इन्हें भी सन 1983 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था और ये भी भारतीय है। बात करें दोस्तों पास्कल का प्रभाव जो है हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि में लागू होती है। बात करें ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है, इसीलिए इसे गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी कारण ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है और सबसे अधिक चाल प्रकाश की जो है निर्वात में ही होती है, क्योंकि ये जो है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है प्रकाश, जिसे गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है यूको बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान समय में पहला स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में अपने कारोबार के अनुसार।
दोस्तों अधिकांश बैंक को मर्ज होने के बाद वर्तमान समय में कुल 12 ही बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बच गए हैं। हालांकि कुछ और बैंकों की मर्ज होने की बात जो है वर्तमान में चल रही है हाल फिलहाल, तो और भी घट जाएंगे, फिलहाल अभी 12 है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईडीएफ फर्स्ट बैंक। इसकी मुख्यालय मुंबई में है और ये निजी क्षेत्र की बैंक है, ये कोई सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रमुख त्योहार लाय हरोबा है। दोस्तों लाय हरोबा जो है ये भारतीय राज्य मणिपुर में जो है मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है लाय हरोबा। अब हॉर्नबिल त्योहार जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों सेवन सिस्टर से भी क्वेश्चन आ जाया करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर के भाग नहीं है। तो बता दें दोस्तों सेवन सिस्टर जो है उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को कहा जाता है, जो इस प्रकार है। इसमें शामिल है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तीनों मौवाला, फिर त्रिपुरा, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से जो है एक को चेंज कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी घाट से संबंधित है और ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य, ये कर्नाटक के कोडागु जिले में है और ये पश्चिमी घाट का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो JNK में है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। वहीं पे सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ चीनी में मौजूद नहीं होते। दोस्तों चीनी का अगर आप सूत्र जानते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा इजी हो जाता है। आप जानते हैं कि चीनी में जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जबकि चीनी में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, यानी जनगण मन की बात हो रही है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। वहीं राष्ट्रीय गीत की बात अगर होती तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन वो 1896 ईस्वी था। जबकि राष्ट्रीय गान जो बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है, जो आनंद मठ से लिया गया और इनके राइटर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ASDL का फुल फॉर्म है। दोस्तों ASDL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ASDL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये जो है किसी भी कंप्यूटर संबंधित ये शब्द है और ये जो है इंटरनेट लाइन से संबंधित ये वर्ड है, जो स्पीड जो है बूस्ट करता है, स्पीड बूस्ट करता है ADSL। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सामान्य न्याय और निशुल्क जो है विधिक सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों कहने का मतलब है कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी आदमी कानून से वंचित न रह जाए, कोई भी आदमी के जो है सामान्य इनके हित में जो है न्याय से वंचित न रह जाए, इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है। तो ये किस आर्टिकल में रखा गया है, तो निशुल्क विधिक सहायता का जो है अनुच्छेद 39 के क में रखा गया है। अब बात करें दोस्तों अन्य जो अनुच्छेद दिया गया है ऑप्शन में, भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान ज्ञात है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निषेध तत्व में को रखा गया है, जो भाग 4 में वर्णित है और ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निषेध तत्व। अनुच्छेद 40 जो इस ऑप्शन में भी दिया गया है, इसमें ग्राम पंचायत का विवरण है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जो 1972 में, माफ कीजिएगा 1976 में संविधान में समावेश किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद होगा आपको। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान है, जो गोवा में, भारतीय राज्य गोवा में सब दिन ही अनुच्छेद 44 लगी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम pH मान रखता है। दोस्तों ऑप्शन में है समुद्री जल, मानव मूत्र, लार, दूध। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव मूत्र। मानव मूत्र जो है यहाँ पे 6 रखते हैं, वहीं पे समुद्री जल 8.4 रखता है जो सबसे अधिक है, लार का 6.5 है, दूध का 6.4 है और मानव मूत्र का 6 है। तो यहाँ पे राइट आंसर 6 हो जाएगा।
दोस्तों पीएच चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में, अगर 6 से कम है किसी चीज का पीएच वैल्यू तो एसिडिक हो जाता है, वहीं 6 से अधिक होता है तो अल्कालाइन यानी क्षारीय हो जाता है, वहीं जब 7 होती है तो न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। देखते हैं दोस्तों कुछ चीज का जो है पीएच मान देख लेते हैं यहाँ पे। समुद्री जल का पीएच मान जैसा कि मैंने बताया 8.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। दोस्तों इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नींबू का पीएच मान होता है तो वहां पे 2.2 न देकर 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 2 से 3 के बीच, क्योंकि इसका है 2.2। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां क्लिक करके टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां मिल जाया करेगी। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को प्राचीन नाम जो है सदा नीरा है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे गंडक, झेलम, ब्यास, सतलज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंडक नदी का प्राचीन नाम जो है सदा नीरा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बिस्तता है, बिस्तता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है, झेलम का हो गया बिस्तता, ब्यास का हो गया बिपाशा। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, ये तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, जिसकी जो है वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।